हेलो एंड वेलकम टू आवर शो डॉक्टर इज राइट। मौसम बदल रहा है, साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ऐसे में ये हम सब की सेहत पर प्रभाव डाल रहा है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की सेहत पर इसका बुरा प्रभाव दिख रहा है। WHO और यूनिसेफ भी अलार्म दे रहे हैं हमारे बच्चों की सेहत को लेकर। ऐसे में अपने नौनिहालों की सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए, ये हर पेरेंट का सवाल है। आज इसी सवाल को लेकर हम आए हैं हमारे आज के खास मेहमान के पास। डॉक्टर नवीन राणा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली के कंझावला स्थित सावित्री हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर राणा, और पीडियाट्रिशियन हैं। साथ ही इस फील्ड में उनको ओवर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नवीन राणा का। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर, जिस तरीके से हम पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिक्र सुन रहे हैं बार बार कि प्रदूषण बढ़ रहा है, साथ ही सर्दियां अब दस्तक दे चुकी हैं और बार बार हम देख रहे हैं कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो कितना घातक ये साबित हो सकता है अगर हम बात करें बढ़ते हुए प्रदूषण की, साथ ही ये जो मौसम में हम बदलाव देख रहे हैं? देखो, हम सबको पता है दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। हमारा जो इस टाइम दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 प्लस में ही जाता है एंड इट इज़ क्वाइट अलार्मिंग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दिल्ली में सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्मॉग का भी एक बड़ा रोल है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। इस हैवी एटमॉस्फेयर में वायरस, बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं और बच्चों की सेहत पे बुरा असर डालते हैं। अब एक इरिटेंट पॉल्यूशन तो हमारे पास है ही, उसके साथ साथ हमारे बच्चों को वायरस और बैक्टीरिया से भी इस मौसम में काफ़ी खतरा होता है। छोटे बच्चे, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, 2 से 5 साल के बच्चे, 7 से 10 साल के बच्चे, सभी बच्चों में इस टाइम बहुत ज़्यादा एलर्जी, अस्थमा और चेस्ट इन्फेक्शंस मिल रहा है। इसके साथ साथ नेजल एलर्जीज भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है इस पॉल्यूशन की वजह से। अब इन बच्चों को ये जो बीमारियां हैं ये सिर्फ नाक, गले और सांस के रास्तों को लेकर ही नहीं है, बहुत लोगों को मानसिक रोग भी इस हिसाब से हो रहा है। साथ के साथ पेट की प्रॉब्लम, दस्त लगना और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। आपने यहाँ पर एलर्जी की बात की और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि बच्चों के अंदर कुछ सिम्टम्स अचानक से डेवलप हो रहे हैं। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे पता लगाया जा सके कि बच्चे एलर्जिक हैं किसी चीज़? एलर्जी बेसिकली पॉल्यूशन से रिलेटेड भी है और अब जो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स है हमारा, उसको देखते हुए हमारे बच्चों को एलर्जी, नेजल एलर्जी भी काफ़ी देखी जा रही है। बच्चों को जुकाम रहता है, बच्चों को जुकाम के साथ साथ नाक बहना, नाक बंद होना और नाक को बार बार खुजलाना, ये इस तरह की वो चीज़ें हैं जिसको कई बार हमें नहीं पता चलता। बच्चा अपनी नाक को रब करता रहता है, माँ सोचती है कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, नाक को रब कर रहा है। कुछ दिन बाद उसका या तो नाक बहना शुरू हो जाता है या उसकी नाक बंद हो जाती है, उसको रात को सोने में मुश्किल आती है। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, नाक खुजलाना और साथ में ये नेजल एलर्जी की बात करते हैं। इसके बाद हम दूसरा चलते हैं थ्रोट एलर्जी। बच्चे बार बार अपने गले को खखारते रहते हैं, अपने गले से उनको खांसी होती रहती है, उनको बार बार बलगम आने लगता है, तो ये गले की एलर्जी भी होती है। और इसके साथ साथ जो हमारे छोटे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं, पहले हमारे बड़े ब्रोंकस आते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं, वहाँ ब्लॉकेज एलर्जी से बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम कई बार चाइल्डहुड अस्थमा का भी नाम देते हैं। छोटे बच्चों के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स होते हैं वो और ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ा सा भी अगर रुकावट आए तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बच्चों को चाइल्डहुड अस्थमा जैसी एक शिकायत हो जाती है और वो उनकी सांस में आवाज़ आने लगती है, गड़गड़ाहट आने लगती है। पेरेंट्स भी आगे यही कहते हैं कि बच्चे को सारी रात गड़गड़ाहट होती है, अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा खांसी होती है और रात को सोने से पहले वो सो नहीं पाते। दिन में वो ठीक रहते हैं, रात को उनको ज़्यादा तकलीफें होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि जो एलर्जी है ये सिर्फ नाक तक सीमित नहीं है, ये नाक से गले और गले से छाती में उतर जाती है। और ये एलर्जी इस मौसम में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है।
दिवाली के बाद जब ये दिल्ली का पोल्यूशन खराब होना शुरू होता है, उससे लेके अब तक हम बहुत ज़्यादा अपने ओपीडी में पेशेंट्स देख रहे हैं। ज़्यादातर होता क्या है कि इस मौसम में यूजुअली हम देखते थे दिसंबर मिड तक हमारे पास प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार ये अभी तक चल रहा है और इस टाइम कुछ वायरसेस भी इस टाइम एटमॉस्फेयर में हैं, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन और वायरस मिलके इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है कि ओपीडी खत्म करते करते जो नॉर्मली हमारी ओपीडी 1 बजे 2 बजे तक खत्म हो जाती थी, 4 बजे तक हमें काम करना पड़ता है। और उसमें बच्चों का जो बेसिक वो है, एक बच्चे को हर 15-15 20-20 दिन में एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं और साथ के साथ उनको बुखार भी आने लगता है, जो कि कोई वायरस का संकेत देता है। डॉक्टर, यहाँ पर एलर्जी के बारे में आपने सारे सिम्टम्स बताए कि क्या क्या पेरेंट्स को वो सिम्टम्स देखने को मिले जब वो डॉक्टर की हेल्प लें, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल ज़रूर होगा कि क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और जब सर्दियाँ आती हैं तब भी कई बार ज़ुकाम खांसी ये चीज़ें बच्चा पकड़ ही लेता है, तो एलर्जी और जब मौसमी ये जब चेंजेस हैं तो इसमें फ़र्क कैसे पता चलेगा? इसका फर्क कई बार बड़ा मुश्किल होता है, बट इसको एक बड़ी आसानी से देखा जाता है। नॉर्मल वायरल इलनेस आती है, 2 से 4 दिन बुखार रहता है, साथ में जुकाम रहता है, खांसी रहती है। अगर 2 से 5 दिन में ये बीमारी नहीं जा रही है और उसके बाद ये बीमारी लंबी चल रही है और कभी दिन के हिसाब से कभी ज्यादा है कभी कम है और 6-7 दिन से ज्यादा ये बीमारी चल रही है, ये जो सिम्टम्स बताए गए हैं, खांसी, जुकाम, गला खराब होना, नाक को रगड़ना और अस्थमा जैसी शिकायत, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मुश्किलात, ये सारी चीजें जब होती हैं तो मान के चलिए अगर 6-7 दिन से ज्यादा है तो एलर्जी कंपोनेंट भी जरूर है। ओके, तो ये जो एलर्जी है क्या ये ट्रांसफ़र हो सकती है एक से दूसरे तक या उसी बच्चे में सीमित है? कि जिस तरीके से दूसरी डिजीजेस होती हैं, जब हम कहते हैं कि आपने छींका तो आपके जर्म्स दूसरे तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ये किस हद की बीमारी है? क्या ये ट्रांसफरेबल है? देखो, वायरस और बैक्टीरिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसफर होते हैं, ये हमें पता है। जैसे हमारा कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, हमारा इन्फ्लुएंजा नॉर्मल फ्लू हमारा एक वायरल इलनेस है, हमारा पैरा इन्फ्लुएंजा एक नॉर्मल इलनेस है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। एलर्जी बेसिकली एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती। एलर्जी हेरिडिटरी हो सकती है, फैमिली में रन करती है। अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो सकती है। मदर को ये लगता है कि मैं बच्चे के साथ ही मुझे एलर्जी है और मेरे बच्चे को भी एलर्जी हो गई, या फादर को एलर्जी है बच्चे को भी हो गई, वो उसकी जीन्स के थ्रू आया है, ना कि उसके खांसने या छींकने से। ओके, अभी जब हम मौसम बदलने की जब हम बात कर रहे हैं, सर्दियाँ आई, सर्दियों में हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चों को वायरल हो रहा है, उसके अलावा हम निमोनिया के बारे में सुनते हैं, तो अभी के सिनेरियो में क्या है, क्या लगता है, क्योंकि आप डेली आप इतने सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, किस तरीके की बीमारियां मौसम में बदलाव आने की वजह से ज़्यादा देखने को मिल रही हैं बच्चों में? एक तो हमने अभी बात करी, जैसे एलर्जी ज़्यादा देखने को मिल रही है बच्चों में। इस टाइम वायरल निमोनियाज भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मौसम बहुत हैवी है इस टाइम, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, कुछ इरिटेंट्स पोल्यूशन की वजह से, कुछ वायरस की वजह से आने के बाद ये ज़्यादा आ रहा है निमोनिया इन दिनों में। और ये निमोनिया जो वायरल निमोनियाज होते हैं ये वक्त भी बहुत लेते हैं। इसको हम ज़्यादा छोटे बच्चों में एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस या ब्रोंकोनिमोनिया का नाम देते हैं, बड़े बच्चों में निमोनिया निमोनाइटिस के नाम से बोलते हैं। तो ये अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों में ज़्यादातर होता रहता है। मगर इस टाइम दिवाली के बाद अब तक हमने निमोनिया में एक अपसर्ज देखा है, निमोनिया बढ़ता ही जा रहा है और काफ़ी सारे बच्चों को एज अ इन पेशेंट डिपार्टमेंट में रखना पड़ता है, भर्ती करना पड़ता है, 5-7 दिन दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, उसके बाद ही उनको उनके घर भेजा जाता है। तो ये देखा गया है कि अब जो मौसम है उसमें ये निमोनियाज बढ़ रहे हैं और हर साल पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं बढ़ते हुए इसको। 2016-17 में ये शुरू हुआ था, जो दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है खराब होना शुरू हुआ था। खराब उससे पहले भी था बट इतना नहीं था, अब ये कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है। जब हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अभी हमने बात कर ली कि वेदर चेंज होता है तो तब किस तरीके से असर आता है बच्चों के ऊपर। अब
पॉल्यूशन भी है, और पॉल्यूशन का आपने बताया कि एलर्जीज़ हो रही हैं बहुत तरीके की। इसके अलावा और किस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं बच्चों में? और यहाँ पर भी मैं वो एज स्पेसिफिक बात करूँगी कि वो छोटे बच्चे जो घर में ही हैं अभी, और वो बच्चे जो अब स्कूल जा रहे हैं। छोटे बच्चे जो घर में हैं वो थोड़े प्रोटेक्टेड हैं, मगर उनमें भी जब उनके पेरेंट्स या उनके जो रिलेटिव्स आते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनका भी एक्सपोजर हो जाता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, एक बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है तो एक क्लास में, बंद क्लास में बैठने से, जहाँ वेंटिलेशन पुअर है, लगभग सभी बच्चों को वायरस हो जाता है। अगर हम पब्लिक बस में जा रहे हैं, अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, किसी बंद उसमें अगर किसी एक ने छींक दिया या खांस दिया तो उसके आसपास काफ़ी सारे लोगों को वो वायरस मिल जाता है। इसीलिए, और ये जो मौसम है, इस मौसम में, इस बदलाव में, मौसम में जब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और ये सब हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हैवी एटमॉस्फेयर होने की वजह से, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में जल्दी जाते हैं और नाक में और गले में स्टिक करते हैं। तो एयर पोल्यूशन प्लस वायरसेस प्लस बैक्टीरिया प्लस ओवर क्राउडिंग, ये सब मिलके इस सीजन को काफी खतरनाक बना देती है बच्चों के हिसाब से। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सचेत होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले ही कोरोना की मार हम लोग झेल रहे हैं और उसके साथ अब हम देख रहे हैं मौसम का भी प्रभाव है, और दूसरा पॉल्यूशन भी यहाँ पर पूरा योगदान दे रहा है। तो ऐसे में क्या वो प्रिकॉशंस होने चाहिए जो एक पेरेंट ले ताकि वो बच्चे को बचा सकें? मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, जैसे हम अपने अस्पताल में एक नर्सरी चलाते हैं, अब बच्चे घर जाते हैं। इस वक्त मेरे पास पिछले 1-2 महीने में बहुत सारे बच्चे आए, 1-2 महीने वाले, जो निमोनिया और एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस के साथ आए। इन बच्चों का जो इन्फेक्शन है ये बाहर तो कहीं नहीं गए, मगर इनको इन्फेक्शन मिला, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में ये सिस्टम हो गया आजकल कि हम एक गैदरिंग करेंगे, सबको बताएंगे हमारे यहाँ बच्चा हुआ है, उसके बाद हम पड़ोस अड़ोस वाले भी आते हैं और सब मिलके बच्चे को गोद में लेते हैं, उसको देखते हैं, तो उससे वो अपना इन्फेक्शन बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं और वो वायरसेस बच्चों को मिलते हैं, जो उनके लिए इस एज में जब इनकी इम्यूनिटी कम होती है, 1-2 महीने के बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हमें काफ़ी सारे बच्चों को ऐसे रखना पड़ता है जो 2-2 हफ्ते फिर नर्सरी में रहते हैं, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पे आगे हमेशा फर्क पड़ता है। इसीलिए एक पहले सिस्टम होता था कि जो एक टर्म यूज करते थे हम हिंदी में, जच्चा बच्चा जी। तो जच्चा बच्चा को हम अलग रखते थे, 6 हफ्ते तक किसी से मिलने नहीं देते थे, दादी या नानी और साथ में माँ, उसके अलावा उस कमरे में कोई एंटर नहीं करता था। जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, माँ का दूध ठीक से पीने लगे, उसके अंदर थोड़ी ताकत आए उसके शरीर में, उसके बाद जाके उसको पब्लिक को इंट्रोड्यूस करते थे। मगर आजकल 4 दिन के बच्चे को सब बाहर घुमाने लगते हैं, उसको पब्लिक गैदरिंग में लेके जाते हैं। इसकी वजह से जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हम रोज देख रहे हैं, और इस एज के बच्चों में ज्यादा इस वजह से हो रहा है। बड़े भाई बहन जिनको खांसी जुकाम है, उन बच्चों की एंट्री होती है और बच्चों के पास जाते हैं, उसको प्यार करने की कोशिश करते हैं, इससे भी बीमारियां बढ़ रही हैं। बड़ा बच्चा 2 से 4 दिन में अपना नॉर्मल वायरल में ठीक हो जाता है, छोटे बच्चे को फिर वक्त लगता है और उसको आगे सिक्वेली, जिसको हम कहते हैं कि आगे भी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। ये सारी चीजें हमने देखी हैं। अब आते हैं बच्चे जो 1-1.5 साल के बच्चे हैं। 1-1.5 साल के बच्चे, काफी सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ के जाते हैं। जब वो क्रेच में छोड़ के जाते हैं, वहाँ एक भी अगर कोई बच्चा है जिसको वायरस है, वो सारे के सारे बच्चों में हो जाता है। जो मेड उनको खिला रही होती है, 1 या 2 मेड होती हैं, 25-30 बच्चे होते हैं, सबको इन्फेक्शन बड़ी तेज स्प्रेड करता है। यही काम अब और ज्यादा बड़े बच्चों में स्कूल में या स्कूल की वैन्स में होता है। छोटी छोटी स्कूल की वैन्स में, एक इको में 10, 15, 16, 17 बच्चे होते हैं। एक बच्चा अगर बीमार है उस क्लोज वैन में, वो सबको हो जाता है। तो ये सारे के सारे हजार्डस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं और हम अपने इसको ठीक कर सकते हैं। हमें पता है हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सुधारना है, मगर हम इसको थोड़ा सा ढंग से चले, थोड़ा सा सोच के चले कि ये चीजें हमने इस टाइम अवॉइड करना है। ओवर गैदरिंग को अवॉइड करना है, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना है, रिश्तेदारों को और सबको बहुत ज्यादा छोटे बच्चों से नहीं मिलने देना है। तो हम इन सब चीजों को सिर्फ एक बहुत सिंपल तरीके से रोक सकते हैं। यहाँ पर प्रिकॉशंस की हमने बात की और हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये हुआ कि हम किस तरीके से ये जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो घर में छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं इन बीमारियों को लगने से। लेकिन जब बीमारी लग गई है,
उसके बाद सबसे मेजर स्टेप क्या होना चाहिए पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए? क्योंकि बहुत बार क्या है ना कि हमारे यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है कि पहले हम सेल्फ मेडिकेशन पर आ जाते हैं। पेरेंट्स खुद से कुछ मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती हैं ओवर द काउंटर, और वो उन मेडिसिन को लेते हैं और अपने बच्चों पर उसको ट्राई कर लेते हैं। तो ये कहाँ तक सही है वो सेल्फ मेडिकेशन की जब हम बात करते हैं, और क्या करना चाहिए पेरेंट्स को उस टाइम पे? कौन से ऐसे अलार्मिंग पॉइंट्स होते हैं जब उनको डॉक्टर को सीक करना चाहिए? आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा। बच्चों को बुखार होता है तो बुखार की पैरासीटामोल आप अपने डॉक्टर से पूछ के घर पे रख सकते हैं। किसी बच्चे को बुखार है, रात के 12 बज गए, एकदम बुखार आ गया, तो उसको हम बुखार की दवाई दे दें जिससे वो आराम से सो जाए और सुबह जाके हम डॉक्टर के पास जाके दिखा लें। ये एक अच्छा स्टेप है। मगर बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे हमने कभी उनको दवाई लिखी और वो उनके पास घर पे पड़ी हुई है और वो उन बच्चों को वो सारी दवाइयाँ दे देते हैं जो उनको यूजुअली नहीं देनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन एक अच्छा तरीका नहीं है। बहुत बार प्रॉब्लम क्या होती है, हम दवाइयाँ कुछ गलत भी दे देते हैं, तो हमें डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। कोई भी सिम्टम्स आते हैं, कुछ आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार कुछ हुआ है तो आपको पीडियाट्रिशियन के पास ही जाएंगे। आप जनरल फिजिशियन के पास जा सकते हैं, वो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। घर के आसपास जो भी आपको क्वालिफाइड फिजिशियन मिलता है MBBS लेवल का, आप उसको दिखा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप आगे जाके पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं। अब बड़े लोग अपने अपने एलर्जी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। कोई एलर्जी इस्टेब्लिश हो जाती है तो ये सब चीज़ें आगे जाके बढ़ती रहती हैं। और ये एक रेफरल सिस्टम होना चाहिए। एक MBBS डॉक्टर जब देख रहा है नॉर्मल, उसको लगता है कि अब बीमारी बढ़ रही है, वो खुद रेफर कर दे कि अब आगे चला जाए। और एक पीडियाट्रिशियन जब देख रहा है खुद रेफर कर दे कि अब उसे सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तो हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए, उसके आधार पर ही हमें काम करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन एक अच्छा तरीका नहीं है। तो यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है कि हम खुद डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टर हैं तो वो सही इलाज करेंगे, तो हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, डॉक्टर से ही परामर्श करना चाहिए। खुद से कोई भी मेडिसिन ट्राई हम ना करें। और होता है कि जब भी हम टोटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो वो जो मेंटल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस के लिए क्या किया जाए? मतलब ये किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं ये बीमारियां, और उसमें कैसे बचाव किया जा सके ताकि हमारा जो बच्चा है उस पर कुछ गलत प्रभाव ना पड़े? देखिए, फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हमारा बच्चा वजन में और हाइट में कम है और उसको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसको वो मेंटल हेल्थ पर भी असर करेगा। यही हमने देखा है कि जो बच्चे कमज़ोर बच्चे होते हैं, एक बच्चा 5 साल का है जिसका वज़न 22 किलो है और वो नॉर्मल हाइट का है, वो कम बीमार होता है। दूसरा बच्चा 5 साल का है, 14 किलो का है, हाइट में भी कम है, वेट में भी कम है, उन बच्चों को इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं और मेंटली भी फिर वीक हो जाते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो डायरेक्टली बीमारी से हो जाते हैं, दूसरा जब वो बीमार होता है तो उसकी स्कूलिंग नहीं हो पाती, वो घर पे रहता है और उसकी काफ़ी सारी चीज़ें उससे मिस हो जाती हैं जो उसे स्कूल में देखनी होती हैं। फिर एक सोशल स्टिग्मा आ जाता है कि बाकी सबको ये सब चीज़ें आती हैं, मुझे नहीं आती। वो उसको एक नेगेटिव थॉट दे देता है उसके दिमाग में और ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। बहुत सारे बच्चे हमने देखा कोरोना के बाद जब उन्होंने ठीक से अभी अपनी पढ़ाई नहीं करी, दूसरा नहीं किया, कैमरा ऑन कर लिया और अपना दूसरा कुछ काम करते रहे, अब उनको स्कूल जाने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास साइकोलॉजिकली बीमारी लेकर आ रहे हैं, जैसे पेट दर्द लेके आ जाते हैं। मेरे पास मेरी OPD में 1:30-2 बजे 5-6 बच्चे हमेशा होते हैं जो स्कूल ड्रेस में होते हैं, जो पेट दर्द या किसी बहाने से स्कूल को अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि कोरोना काल में जब वो स्कूल नहीं गए तो अब उनकी एक तो हैबिट नहीं रही सुबह उठ के टाइम से सब कुछ करने की, दूसरा वो सुबह बहुत सारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, वो सुबह ठीक से फ्रेश नहीं होते, स्कूल में सारा अपना ठीक से अपने आप को सब कुछ नहीं करके जाते। इसके बाद प्रॉब्लम आती है उनके मेंटल हेल्थ की। वो उनको कुछ भी नहीं होता बट वो एक सोशली कहते हैं कि मुझे पेट में दर्द है और वो स्कूल को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट वो वहाँ पढ़ रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता, वो लेवल पे वो नहीं पढ़ पाते जो उस क्लास में उनको पढ़ना चाहिए, तो वो स्कूल को अवॉइड करते हैं और उनका जो मेंटल लेवल होता है वो कम होता चला जाता है और कई बार साइकोलॉजिकली इतने वीक हो जाते हैं उनको डिप्रेशन हो जाता है।
तो यहाँ पर फिर वही सतर्क रहने की ज़रूरत है, और हम कहते हैं कि सतर्कता जब है वो बरतेंगे तभी सारे काम जो हैं वो हल हो पाएंगे। यहाँ डॉक्टर, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल पीडियाट्रिशियन हैं, आप डेली डील करते हैं और आपने कई सारे केसेस देखे हैं, वर्स्ट से वर्स्ट केसेस भी देखे हैं आपने, तो ऐसे में हमारे व्यूअर्स के लिए जिनको टेंशन है अभी अपने नौनिहालों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि उनके बच्चे स्वस्थ रह सकें हर माहौल में? सबसे पहले गुड फूड, हेल्दी फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में हमें सिर्फ बच्चों को खाना प्रोवाइड करना ही ज़रूरी नहीं है, उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो उनसे बात करने से होता है। हम खुद अपना कई बार इतना व्यस्त रहते हैं कि हम अपने बच्चों को उतना वक्त नहीं दे पाते और उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं कम हो जाती हैं। जितना हम बच्चे को अर्ली स्टिमुलेट करेंगे, उससे बात करेंगे, उतने बच्चे आगे दिमाग से होनहार बनते हैं। तो एक न्यूट्रिशन पार्ट हो गया, दूसरा हमारा अर्ली स्टिमुलेशन हो गया, तीसरा हमारा सेफ्टी। बहुत बार हम बच्चों को सेफ नहीं रख पाते। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा देता हूँ, ये जो बच्चों का एक चलने का वो आता है जिससे बोलते हैं वॉकर। ये जो वॉकर है, इससे सबसे ज़्यादा हम इंजरीज देखते हैं बच्चों के अंदर। बच्चे अपना नाक पे, दांत पे और चिन पे चोट लगवा के आते हैं, कभी सीढ़ियों से गिर जाते हैं। इसमें इसका कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। अगर हम अपने बच्चे को टाइम देते हैं, उसको उंगली पकड़ के चलाएं, वो जो एक ज़्यादा अच्छा रास्ता है। या उसको वॉकर देने से उसके पाँव भी टेढ़े हो जाते हैं, उसको चोट लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो एक सेफ्टी जो है वो भी पेरेंट्स का ही वो है कि वो उसको एक सेफ्टी एनवायरनमेंट में दें कि अपने बच्चे को बड़ा करें। तो न्यूट्रिशन, हेल्थ और सेफ्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देना चाहिए। साथ के साथ अर्ली स्टिमुलेशन, जब उनको अच्छे से उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ एक एक चीज़ देखेंगे। और स्क्रीन टाइम जो हमारे बच्चों का इस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है। कोरोना के बाद उनको एक वो मिल गया है, जरिया मिल गया कि कंप्यूटर और ये पढ़ाई का भी एक जरिया है, मगर इसमें स्क्रीन टाइम इतना बढ़ जाता है कि बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं और वो बाहर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल भी अपने आप को नहीं जोड़ना चाहते। अब बच्चे आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि खाना तभी खाता है जब मैं उसको कार्टून मूवी दिखाता हूँ, नहीं तो नहीं खाता। उसका खाने में इंटरेस्ट नहीं है, वो खाना तो उसके लिए सेकेंडरी हो गया। ही नेवर एंजॉयज हिज फूड। एक बच्चे को उसका खाना दिया जाए, उसको उसके हाथ से खाना दिया जाए, वो गिरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत उसके लगे इधर उधर कोई बात नहीं, कपड़े चेंज हो जाएंगे, बट ही शुड एंजॉय ईटिंग हिज फूड। उसको मूवी देख के या ऊपर पेड़ पे कौवा बैठा है वो दिखा के जो खाना खिलाते हैं, वो इट इज़ नॉट अ गुड मोड। बेसिकली खाना खाने का एक एंजॉयमेंट होना चाहिए। यही एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे बच्चा सीखता है। जब मदर खाना बना रही होती है 6-7 महीने बच्चे के लिए, उसको 7 महीने पे उसको हिला रही होती है, उसकी आवाज से बच्चे को लगना चाहिए कि समथिंग इज कमिंग फॉर मी। उसको एक हाथ पांव चला के वो अपना बताए कि ही इज हैप्पी, ही इज गेटिंग फूड। वो एक हैबिट होनी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आजकल हम अपने बच्चों को खिलाते हैं वो एक तरीका सही नहीं है। हम उनको अच्छा खाना खिलाएं, उनको तरीके से खाना खिलाएं, उनको खाना खाने की आदत डालें। उसके बाद उनको मेंटली फिट रखने के लिए उनको अर्ली स्टिमुलेट करें, उनसे बातचीत करें, उनकी हर प्रॉब्लम में उनका साथ दें और उनके बढ़ते वक्त उनके साथ एक बार फिर से बड़े हों। ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर हम करते हैं तो हमारे बच्चों का फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। Thank you doctor for connecting with us and sharing such important information. हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों की सेहत से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारी आज हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर की है और आप इस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आपको कोई सजेशन देना है हमें, कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही। अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।